न्यायालय के नामकरण में कुछ खोट है। कैसे खोट है? जो जिला लेवल पे कोर्ट होते हैं उसको कहा जाता है हिंदी में निचली अदालत, जिला न्यायालय। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, या कई बार उसको सिविल कोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। जो स्टेट लेवल पे है, जो जिसको अंग्रेजी में हाई कोर्ट कहते हैं, हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं, और जो देश लेवल पर है अंग्रेजी में उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं। रियल कैरेक्टर अगर देखा जाए तो जिसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहा जाता है वो उसका स्टैंडर्ड उस लायक है नहीं कि वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहलाने के लायक हो, या उसका स्टैंडर्ड हाई हो या सुप्रीम हो। क्यों? ऐसा इसलिए कि अधिकतर जनता का संपर्क न्यायाधीशों से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सबऑर्डिनेट कोर्ट में या निचली अदालत में ही होता है, जबकि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अर्थात उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का जनता से सीधा संवाद या संपर्क हो ही नहीं पाता है। 99.9% केस में जनता के साथ संवाद नहीं हो पाता है। उनका न्यायाधीशों का संवाद किससे होता है? उनके ही बिरादरी के लोग, उन्हीं के ड्रेस भूषा में रहने वाले वकील साहब के साथ। अब वकील साहब जिस तरह से किसी चीज को दिखाएंगे जज साहब को वैसे ही नजर आएगा, वैसे ही दिखेगा। तो जज साहब सच्चाई से बहुत दूर हो जाते हैं। जब सच्चाई से दूर हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो न्याय से भी बहुत दूर होंगे। और दूसरी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट और कैरेक्टर ऐसा है कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं है। कई मायने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या निचली अदालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मच 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 बेटर है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण देता हूं। पहला नंबर, निचली कोर्ट में या निचली अदालत में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी जजों की नियुक्ति होती है एक फेयर तरीके से, एक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से उनकी नियुक्ति एक इंडिपेंडेंट जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है, जिसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं सभी को मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करने का। जिसमें कहते हैं फेयर अपॉर्चुनिटी सभी को मिल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसमें रिजर्वेशन भी लागू है ताकि सोशल जस्टिस के सिद्धांत का भी पालन होता है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पिछले दरवाजा से या कहें चोर दरवाजा से, बिना कोई एप्लीकेशन इनवाइट किए, बिना कोई विज्ञापन का, बिना कोई एडवर्टाइजमेंट का, बिना कोई एग्जाम का, बिना कोई इंटरव्यू का, बिल्कुल मनमाने तरीके से चुपके चोरी चोरी अनुशंसा कर दी जाती है। और बाद में फिर कॉलेजियम के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा सरकार पर दबाव दिया जाता है कि हमने जो अनुशंसा भेजा है उसको बिल्कुल उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए और बिना छेड़छाड़ की मिलनी चाहिए और 3 महीने के अंदर मिलनी चाहिए, नहीं तो बहुत गलत होगा, बहुत हार्ड ऑर्डर पास करेंगे, कंटेम्प्ट करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, तो धमकी देते हैं। तो पहला डिफरेंसेस लोअर कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ये है। दूसरा डिफरेंस, लोअर कोर्ट में हमेशा चाहे वो कोई भी केस हो, एक बात निश्चित रहती है कि केस किसी भी मामले की अगली सुनवाई किस तारीख को होगी यह तारीख दे दिया जाता है। न्याय मिले चाहे नहीं मिले लेकिन तारीख जरूर दे दिया जाता है। जबकि उसी के कंपैरिजन में उल्टा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस नियम का पालन नहीं होता है। किसी खास गिने चुने जिसमें जजों को व्यक्तिगत लाभ या उनका व्यक्तिगत हित या वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वैसे केस में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वो देंगे। और बहुत सारे केस में वेग छोड़ देते हैं कि लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स, लिस्ट आफ्टर 8 वीक्स, लिस्ट आफ्टर समर वेकेशन, लिस्ट आफ्टर विंटर वेकेशन, लिस्ट इन द न्यू ईयर। और उसके बाद आफ्टर के बाद कभी नहीं लिखते हैं बिफोर।
और आफ्टर डिक देने के बाद कब केस लिस्ट में लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो यहां एक तरह से अंधकार है। पार्टी को भी पता नहीं रहता है कि अगला केस की सुनवाई अगले तारीख कब होगी, वकील को भी नहीं पता होता है। इसी के कारण से वकील भी तैयार नहीं रहते हैं, उन्हें भी पता है कि अगला डेट कब लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं। अचानक से कॉल लिस्ट आता है तब पता चलता है कि केस लग गया, तब तक वो तैयार नहीं है। और क्या करेंगे, अगला दिन जूनियर को भेज देंगे कि बोल दीजिए कि मेरे सीनियर बीमार हैं, जबकि वो बीमार नहीं है। फिर भी बोल देंगे, जूनियर से बुलवा देंगे कि बोल दीजिए कि कोर्ट में कि हमारे सीनियर बीमार हैं, या दूसरा कोर्ट में बिजी है, या बाहर गए हैं, या और कोई इस तरह से सिली एक्सक्यूज दे देंगे। और क्या होगा, एडजर्नमेंट मांगेंगे, जज साहब भी उनका एडजर्नमेंट दे देंगे। उसके बाद फिर अगला बार कब केस की सुनवाई होगा भगवान जाने। यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नतीजा है, ऐसी स्थिति है। तो दो कारण बताया मैंने। तीसरा कारण, लोअर कोर्ट के जितने जज हैं वो सर्विस कंडक्ट रूल के तहत समय समय पर उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना बाध्यकारी होता है, और देते भी हैं। जबकि उसी के उल्टा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ ऐसा बाध्यकारी नहीं है। वो बाकी दूसरे मामलों में अब बहुत सारा स्वतः संज्ञान लेके सरकार को आदेश दे सकते हैं, लेकिन जो खुद पर लागू होने वाला चीज है उस पर वो आंख बंद कर लेते हैं। यहां बेईमानी है। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना, जबकि देश के और जितने लोग हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, इवन नेता हो या बिजनेसमैन हो, उनको समय समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। लेकिन न्यायाधीश लोग, और खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोग, अपने आप को इससे बचाए रखते हैं। तो ये उनके बेईमानी का सीधा प्रमाण है। चौथा कारण, जो कंपैरिजन के लिए मैंने बता रहा था कि निचली अदालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कैसे बेटर है, ये इस तरह से कि उनके सामने सच्चाई बिल्कुल बिल्कुल करीब से होती है, और लोगों के दुख दर्द को बिल्कुल अपनी आंखों से देखे होते हैं। इसलिए अगर कोई फैसला करते भी हैं तो हो सकता है, अनलेस कि उनके मन में कुछ बेईमानी हो, ज्यादा चांस है कि उनके द्वारा न्याय होगा। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे नहीं करेंगे, सीधा का सीधा ये वकील पर निर्भर करेगा, वकील के चाल और ढाल पर निर्भर करेगा। हो सकता है उनके गाल और माल पर भी निर्भर करे। एक पांचवा कारण जो दोनों में डिफरेंस करने का है, निचली अदालत और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, यह कि निचली अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेके स्वतः पनिशमेंट नहीं दे सकता है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेके स्वतः पनिशमेंट दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मामले में वो जज एक हैं जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और किसी पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया, उसी केस में वो जज बन के फैसला भी सुनाते हैं। तो एक कानून का एक नैसर्गिक सिद्धांत है कि नो पर्सन शैल बी जज इन हिज ओन केस। तो यहां इस केस में जहां किसी जज के द्वारा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा अदालत की अवमानना का स्वतः संज्ञान लिया गया हो, उसमें क्या है, वो फर्स्ट पार्टी प्रोसिक्यूटर है, आरोप लगाने वाले ही वही हैं और जज भी वही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या नैसर्गिक न्याय होगा? कभी नहीं, क्योंकि पहले से वो बायस्ड है। जो आरोप जिसने पहले लगाया है, निश्चित रूप से वो बाद में अपना बदलेंगे नहीं अपना स्टैंड, अनलेस कि वो अपोलॉजी हो, और वो अपोलॉजी के लिए भूखे रहते हैं। उनका ईगो सेटिस्फाई होगा अपोलॉजी से, और वो भी डिपेंड करता है अपोलॉजी के साथ और क्या क्या मिल रहा है। छठा कारण है दोनों में डिफरेंस होने का कि निचले अदालत के जजों पर अगर अनियमितता, दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो हाई कोर्ट के
फुल रेफरेंस बेंच के द्वारा एक मीटिंग करके आपस में रिजोल्यूशन करके उस जज को हटाने की या सेवा से बर्खास्त करने का या समय से पहले जबरन सेवानिवृत्त करने का एक अनुशंसा राज्यपाल महोदय को भेज सकते हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या लोअर कोर्ट के जजों को यह अधिकार नहीं है। जिससे क्या है, जिससे फर्क क्या पड़ता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिमाग में अदालत की अवमानना का कानून इस कदर भरा हुआ रहता है ईगो के रूप में कि वो अपने आप को भगवान समझते हैं और बाकी सबको गुलाम समझते हैं। जो ऐसा समझते हैं वो बेईमान से कम नहीं है। लोकतंत्र में सभी देश के नागरिक हैं और यहाँ पे कोई भी ना कोई भगवान हो सकता है, ना कोई गुलाम हो सकता है। जो अपने आप को भगवान समझते हैं और किसी दूसरे को गुलाम समझते हैं, इसका मतलब है कि वो ना भगवान के लायक हैं, ना गुलाम के लायक हैं, ना वो देश के नागरिक होने के लायक हैं। कई राज्य में कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, वही अनियमितता, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार के आरोप में। लेकिन पूरे देश में आज तक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज पर पूर्णतः सफलतापूर्वक महाभियोग की कार्रवाई नहीं हुई है और एक भी जज को आज तक सफलतापूर्वक महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। जो भी कुछ हटे हैं, कम से कम 10-12 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, वो अपनी नैतिकता के तहत स्वतः इस्तीफा दिए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट के जज हटा सकते हैं, परंतु हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं हटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को ना सुप्रीम कोर्ट के जज हटा सकते हैं, ना हाई कोर्ट के हटा सकते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हटा सकते हैं। तो जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, उसका पालन लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका अवहेलना या उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि अगर इस मानसिकता को बदलनी हो तो सबसे पहले नाम में परिवर्तन होना चाहिए। और नाम में परिवर्तन कैसे कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट या निचली अदालत या लोअर कोर्ट जिसे कहा जाता है, उसका नाम परिवर्तित करके उसे प्राइमरी कोर्ट कहना चाहिए। जो हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है, उसका नाम बदल के सेकेंडरी कोर्ट कहना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट है या उच्चतम न्यायालय है, उसका नाम परिवर्तित करके उसे टर्शियरी कोर्ट कहना चाहिए। प्राइमरी कोर्ट, सेकेंडरी कोर्ट, टर्शियरी कोर्ट, इसमें किसी को इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी होने का फीलिंग नहीं होगा। मैं कई बार कह चुका हूं, पहले भी, अभी भी कह रहा हूं कि लोअर कोर्ट इज मच बेटर देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लोअर कोर्ट के जज जमीन से जुड़े होते हैं, जनता के बीच बिल्कुल सीधे संपर्क में होते हैं, बेईमानों से दूर और जनता के पास होते हैं, इसलिए वो ज्यादा सम्मान के हकदार भी हैं। थैंक यू।